नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास मौत का खेल पार्ट 3। उस भयानक सपने ने मुझे बुरी तरह उद्वेलित कर दिया था। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैंने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। चलो मुझे कोठी तक छोड़ाओ। मैं झिझकता हुआ उसके साथ हो लिया। रास्ते में पेड़ों के बीच में से गुजरते हुए मैं बोला, एक बात पूछूं मैडम? पूछो, वह सशंक स्वर में बोली। आज से पहले भी कभी आपके दिमाग में यह ख्याल आया था कि सर गोकुलदास नर्क जैसी यातना भुगत रहे हैं और इस यातना से मौत ही उन्हें छुटकारा दिला सकती है? मैंने उनके यातनापूर्ण जीवन के बारे में बहुत बार सोचा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उनकी यातनाएं मौत के आने पर ही समाप्त होंगी। डॉक्टर कश्यप सदा यही कहते हैं कि साहब ठीक नहीं हो सकते, लेकिन मेरी आशा समाप्त नहीं होती। न जाने क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर वे बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएंगे तो भी वे इतने ठीक जरूर हो जाएंगे कि उन्हें इतनी तकलीफ नहीं भुगतनी पड़ेगी जितनी कि वे अब भुगत रहे हैं। लेकिन आज रात के सपने ने मेरा विश्वास हिला दिया है। मैंने सपने में उन्हें पलक झपकते ही मौत के मुंह में जाते देखा। अब मुझे विश्वास हो चला है कि मौत ही उन्हें उनके वर्तमान नार के जीवन से छुटकारा दिला सकती है, और इस भयानक सपने की वजह से ही मेरे दिल में इतने भयानक ख्याल आए। मैं चुप रहा। हम दोनों कोठी के सामने पहुंच गए। मैं पोर्च के खंभे के पास रुक गया। वह आगे बढ़ गई। कुछ क्षण बाद वह कोठी में प्रविष्ट होकर मेरी दृष्टि से ओझल हो गई। मैं वापस लौट पड़ा। फव्वारे के समीप आकर मैंने एक बार कोठी की ओर झांका और फिर न जाने क्यों मेरा दिल धड़क गया। इमारत की पहली मंजिल के पर्दे के पीछे से रोशनी का आभास मिल रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे पर्दे के पीछे से कोई बाहर की ओर झांक रहा है। वह कमरा मार्था का था। क्या मार्था ने इतनी रात गए शांता और मुझे इकट्ठे कोठी की ओर वापस आते देख लिया था? मन और मस्तिष्क पर चिंता का भार लिए मैं अपने क्वार्टर में वापस लौट आया। सुबह 10 बजे के करीब मैं पोर्टिको के समीप खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था। मैं सर गोकुलदास को पूरी सावधानी से व्हील चेयर पर लेटाकर नर्स एलिस के हवाले कराया था। आज मैंने साहब को ऐसे संभाल कर उठाया था जैसे मैं हल्की सी ठोकर से चकनाचूर हो जाने वाली शीशे की कोई बहुत ही नाजुक चीज उठा रहा था। शांता का सपना मेरे मानस पटल पर रह रहकर यूं अंकित हो जाता था जैसे वह सपना शांता ने नहीं, मैंने देखा हो। सुबह ब्रेकफास्ट के समय कोठी की विशाल किचन में मेरा मार्था से आमना सामना हुआ था, लेकिन उसकी बातों से या चेहरे के भावों से मैं फैसला नहीं कर सका था कि पिछली रात को अपने कमरे की खिड़की पर पड़े पर्दे के पीछे से उसने मुझे और शांता को देखा था या नहीं। शांता उस समय कोठी में मौजूद नहीं थी। वह कार लेकर शहर में गई हुई थी। उसी क्षण ड्राइव वे से होता हुआ एक मोटा ताजा रंगत में काला और सूरज से गोवानी लगने वाला आदमी पोर्टिका में पहुंचा। उसकी निकोटीन से पीली पड़ चुकी उंगलियों में एक सिगरेट फंसा हुआ था। वह मेरे पास आकर ठिठक गया। मैंने संदिग्ध नेत्रों से उसे सिर से पांव तक देखा और फिर पूछा, क्या चाहिए? मुझे मालकिन से मिलना है, वह आदमी ढीठ स्वर में बोला। कौन मालकिन? शांता मेम साहब। वे कोठी में नहीं हैं। कहाँ गई हैं? मालूम नहीं। कब आएंगी? मालूम नहीं। तो फिर मुझे बड़े साहब से मिलना है। क्यों? मेरी पगार बाकी है। कौन हो तुम? विमल। मुझे अपने पीछे से मार्था की आवाज़ सुनाई दी। यह बॉस्को है। इस साले हलकट को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। मैंने घूम कर देखा। मार्था रोड़ी कूटने वाले इंजन की तरह दनदनाती हुई कोठी के मुख्य द्वार से बाहर निकल रही थी। वह बॉस्को के सामने आ खड़ी हुई और क्रोधित स्वर में बोली, क्या करने आए हो? मैं अपनी पगार देने आया हूँ, बॉस्को बोला। कौन सी बाकी की पगार? तुम्हारा हिसाब चुकता हो गया है। लेकिन मेरे को अभी का अभी मालूम हुआ है कि अगर मालिक मुलाजिम को नौकरी से निकाले तो 1 महीने की जास्ती पगार देनी पड़ती है। बकवास मत करो, मार्था गरज कर बोली। तुम्हें पहले ही 1 महीने की जास्ती पगार मिल चुकी है। तुमने पिछले महीने में सिर्फ 5 दिन काम किया था, लेकिन फिर भी तुम्हें मैंने पूरे महीने की पगार दी थी। मेरे को तुमसे बात नहीं करने का है। मेरे को बड़ा साहब या शांता मेम साहब से बात करने का है। बड़ा साहब किसी से बात नहीं करता और शांता मेम साहब इधर नहीं है। मैं इधर ही बैठकर शांता मेम साहब का इंतज़ार करूँगा। तुम यहाँ से जाते हो या तुम्हें धक्के देकर निकलवाऊँ? मैं अपनी पगार दिए बिना इधर से नहीं जाऊँगा। विमल,
मार्था मेरी ओर घूमकर चिल्लाई, तुम इधर खड़ा खाली पीली मेरा मुंह क्या देखता है? गोरखा को बुलाओ। लेकिन तब तक शोर सुनकर गोरखा खुद ही वहां पहुंच गया था। गोरखा, मार्था गरज कर बोली, इस साले उठाई गिरे हलकट बॉस्को के बच्चे को उठाकर बाहर फेंक दो, और अगर तुमने दोबारा इसको कोठी में कदम रखने दिया तो तुम्हारी नौकरी खल्लास। नौकरी की धमकी गोरखे के लिए काफी थी। उसने बॉस्को की गर्दन थाम ली। छोड़ो छोड़ो, बॉस्को उसकी पकड़ में छटपटाता हुआ बोला। अपुन ऐसे ही जाता है। गोरखे ने उसे ड्राइव वे पर बाहर की ओर धक्का दे दिया। बॉस्को लंबे लंबे डग भरता हुआ कोठी के कंपाउंड से बाहर निकल गया। चश्मा मास्टर, मार्था मेरी ओर घूमकर बोली, तुम किसी काम का आदमी नहीं। तुम उस मवाली को उठाकर काहे नहीं फेंका? वह मेरे से साइज में दुगना था मैडम, मैं धीमे स्वर में बोला। मेरी सिंगल सिलेंडर की बॉडी से तो उसकी एक टांग भी नहीं उठती। तब तक मार्था का गुस्सा उतर चुका था। वह धीरे से बोली, तुम ठीक बोलता है रे चश्मा मास्टर, बदमाश आदमी से फालतू नहीं उलझना चाहिए। अगर अब तुम्हें बॉस्को का बच्चा कोठी के आसपास दिखाई दे तो पुलिस को फोन करना। मैंने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। उसी क्षण साइकिल पर सवार पोस्टमैन वहां पहुंचा। उसने साइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया और बोला, टेलीग्राम है। मार्था ने मुझे संकेत किया। मैंने प्राप्ति पर हस्ताक्षर किए और टेलीग्राम ले ली। पोस्टमैन वापस चला गया। मैंने टेलीग्राम बिना खोले मार्था की ओर बढ़ा दी। मार्था ने टेलीग्राम खोल कर पढ़ी और फिर लगभग तत्काल ही उसके चेहरे से हर्ष के भाव परिलक्षित होने लगे। माधुरी मेम साहब आ रही है, मार्था बोली। मैं अभी जाकर बड़े साहब को बताती हूँ, बड़े साहब बहुत खुश होंगे। मार्था टेलीग्राम हाथ में थामे वापस घूमी और दनदनाती हुई कोठी में प्रविष्ट हो गई। मैंने वहीं खड़े खड़े दूसरा सिगरेट सुलगा लिया। पिछली रात के बारे में मार्था ने अभी भी कोई जिक्र नहीं किया था। पता नहीं वह जानबूझकर चुप थी या उसने कुछ देखा ही नहीं था। लगभग 1 बजे शांता वापस लौटी। उसने मुझे कार गैरेज में खड़ी करने का आदेश दिया और स्वयं भीतर कोठी में घुस गई। मैं कार को ड्राइव करता हुआ गैरेज में ले गया। मैंने घड़ी में टाइम देखा और फिर उल्टे पांव ही वापस कोठी में लौट गया। सर गोकुलदास को व्हील चेयर से उठाकर बिस्तर में लिटाने का समय हो गया था। पोर्टिको में डॉक्टर कश्यप की कार खड़ी थी। मैं बेडरूम में पहुंचा। माधुरी कब आ रही है? डॉक्टर कश्यप पूछ रहा था। शुक्रवार को, शांता ने उत्तर दिया। शायद वह तब तक माधुरी का टेलीग्राम देख चुकी थी। अच्छा है, इनका मन लग जाएगा, डॉक्टर कश्यप बोला और उसने आशापूर्ण नेत्रों से सर गोकुलदास की ओर देखा। सर गोकुलदास की साधारणता निर्जीव दिखाई देने वाले नेत्रों में खुशी की चमक थी। नर्स एलिस ने मुझे संकेत किया। मैं व्हील चेयर के पीछे पहुंच गया। व्हील चेयर को पीछे से धकेलकर मैं पलंग के समीप ले गया। पलंग के समीप खड़ी शांता विचित्र से नेत्रों से मुझे देख रही थी। मुझे लगा जैसे मैंने उसके चेहरे पर भारी उत्कंठा के भाव देखे हों। मेरे मानस पटल पर चलचित्र की तरह शांता का सपना फिर उभर आया। मैंने एक करुणापूर्ण दृष्टि उस असहाय वृद्ध पर डाली और फिर मेरे जबड़े कस गए। संसार की कोई शक्ति मुझे इस निरीह वृद्ध की हत्या करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती, मैंने मन ही मन दोहराया। नर्स एलिस ने आगे बढ़कर वृद्ध की टांगें थाम ली। मैंने उसकी बगलों में हाथ डालकर उसे कुर्सी से ऊंचा कर दिया। लंबी बीमारी से जर्जर हो चुके वृद्ध के शरीर का वजन बहुत कम था। मेरे जैसा दुबला पतला आदमी भी उसे बड़ी सहूलियत से अकेला उठा सकता था। शांता ने आगे बढ़कर कुर्सी को रास्ते से हटाया और उसे पीछे को धक्का दे दिया, लेकिन शायद कुर्सी ज़रूरत से ज़्यादा जोर से धकेल दी गई थी। कुर्सी पीछे पड़ी मेज से टकराई, वापस लुढ़की और उसका पायदान उस समय मेरी दाईं टांग की पिंडली से टकराया जब मैं सर गोकुलदास को पलंग के समीप ला रहा था। मैं लड़खड़ा गया। संभल के, डॉक्टर कश्यप चिल्लाए। शांता सहारे के लिए लपकी। मेरा दायां घुटना भड़ाक से नंगे फर्श से टकराया। पीड़ा की तीव्र लहर मेरे सारे शरीर में दौड़ गई। मुझे यूं लगा जैसे मेरे घुटने की कटोरी चटक गई हो, लेकिन मैंने न तो वृद्ध के शरीर से अपनी पकड़ ढीली होने दी और न ही उसके शरीर को हल्का सा भी झटका लगने दिया। सारा झटका मैंने अपने जमीन पर टिके घुटने पर सहन कर लिया। अगले ही क्षण मैंने और नर्स एलिस ने मिलकर बड़ी सावधानी से वृद्ध को बिस्तर पर लिटा दिया। डॉक्टर कश्यप की जान में जान आ गई। उन कुछ क्षणों में ही मैं पसीने से नहा गया। सॉरी, मैं हारता हुआ बोला। गलती सरासर मेरी थी, शांता कंपित स्वर में बोली। मैंने व्हील चेयर को ज़रूरत से ज़्यादा जोर से पीछे धकेल दिया था।
आपको ख्याल करना चाहिए था, डॉक्टर कश्यप रुष्ट स्वर में बोला। अगर इस नौजवान ने तत्परता न दिखाई होती तो कुछ भी हो सकता था। शांता चेहरे पर खेद के भाव लिए चुप खड़ी रही। तुम ठीक हो नौजवान? डॉक्टर कश्यप मुझसे पूछ रहा था। जी हाँ, थोड़ा सा घुटने को झटका लगा है बस, मैं बोला। वास्तव में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घुटने की कटोरी जबरदस्ती उधेड़कर मेरे जिस्म से अलग की जा रही थी। मेरे देखने की जरूरत है तो? जी नहीं, ठीक हूँ। डॉक्टर कश्यप ने दोबारा शांता की ओर देखा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन सक पकाकर चुप हो गया। शांता के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे थे। नेवर माइंड लेडी गोकुलदास, डॉक्टर कश्यप बौखलाए स्वर में बोला। सर गोकुलदास एकदम सुरक्षित हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ऐसी छोटी मोटी दुर्घटना हो ही जाती है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता। डॉक्टर साहब, शांता रुधिर स्वर में बोली, अगर इन्हें मेरी वजह से कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। आप धीरज रखिए, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। शांता ने एक क्षमा याचनापूर्ण दृष्टि सर गोकुलदास की ओर डाली और वहां से विदा हो गई। द्वार पर मार्था खड़ी थी। शांता के लिए रास्ता बनाने के लिए वह एक ओर हट गई, लेकिन उसने कमरे के भीतर आने का उपक्रम नहीं किया। मैं भी अपनी दाईं टांग पर कम से कम जोर डालता हुआ बेडरूम से बाहर की ओर चल दिया। मार्था द्वार पर खड़ी गलियारे में जाती हुई शांता को देख रही थी। उसके चेहरे पर असंतोष और संदेह के भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे थे। मैं सिर झुकाए उसकी बगल से गुजर गया। मार्था मेरे पीछे पीछे चल दी। किचन में चलो, गलियारे में वह मेरी बगल में आकर बोली। मैं तुम्हारी टांग सेक देती हूँ। मैं ठीक हूँ मैडम, मैं बोला। तुम ठीक नहीं हो बेटा, मार्था स्नेह शक्ति स्वर में बोली। मैंने तुम्हें गिरते देखा था। घुटने को सेक नहीं दोगे तो शाम तक सूजकर डबल हो जाएगा। उस क्षण मार्था में मुझे एक ममतामयी माँ के दर्शन हुए। मैं चुपचाप उसके साथ किचन की ओर चल दिया। मार्था ने मुझे किचन में एक कुर्सी पर बिठा दिया और हॉट वाटर बोतल ले आई। उसके आदेश पर मैंने अपनी पतलून अपने दाएं घुटने से ऊपर चढ़ा ली। मार्था बड़ी सावधानी से मेरे घुटने की सिकाई करने लगी। लगभग 10 मिनट वह बड़े यत्न से मेरा घुटना सेकती रही। फिर उसने बोतल रख दी। मैंने पतलून नीचे सरका ली। थैंक यू वेरी मच मैडम, मैं बोली। मार्था ने उत्तर नहीं दिया। वह विचित्र नेत्रों से मेरी ओर देख रही थी। क्या बात है? मैं पूछे बिना नहीं रह सका। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, वह बोली। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि उस चुड़ैल का जादू तुम पर चला नहीं है। आप किस चुड़ैल की बात कर रही हैं? गोकुलदास स्टेट में एक ही तो चुड़ैल है। मैं शांता की बात कर रही हूँ सर। अगर आज सर गोकुलदास को कुछ हो गया होता तो मैं तुम्हें और शांता को जेल भिजवाने में जान लड़ा देती। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। जानबूझकर नादान मत बनो, मार्था के स्वर में फटकार थी। कल शांता तुम्हारी क्वार्टर में नहीं गई थी? मैंने सर झुका लिया। और उसने तुम्हें अपने जिस्म का या दौलत का या दोनों चीज़ों का लालच देकर इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि आज तुम सर गोकुलदास को व्हीलचेयर से उठाते समय इस प्रकार अपने हाथ से निकल जाने दोगे कि सारा सिलसिला केवल एक दुर्घटना मालूम होगा और सर गोकुलदास दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। लेकिन आज ऐन समय पर तुम्हारा ख्याल बदल गया था और तुमने सर गोकुलदास को गिरने से बचा लिया था। आपको गलतफहमी हुई है मैडम। शांता मेम साहब ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। अभी सर गोकुलदास के कमरे में वाकई एक दुर्घटना होने जा रही थी जो भगवान की कृपा से टल गई थी। उसमें ना मेरी गलती थी ना मेम साहब की। तुम झूठ बोल रहे हो, मार्था तीव्र स्वर में बोली। मैंने खुद अपनी आंखों से शांता को इतनी जोर से व्हील चेयर पीछे धकेलते देखा था कि वह मेज से ठोकर खाकर वापस तुम्हारी टांग से आ टकराई थी। उसने ऐसा इसलिए किया था कि तुम्हें लड़खड़ाने का बहाना मिल जाता और तुम गोकुलदास को जमीन पर गिर जाने देते। मैडम, आपको सरासर गलतफहमी हो रही है। वह महज एक इत्तेफाक था। डोंट टेल मी दैट, मार्था तिरस्कार भरे स्वर में बोली। मैं शांता को तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। जब से सर गोकुलदास का एक्सीडेंट हुआ है वह तभी से उनकी मौत का इंतज़ार कर रही है ताकि वह उनकी जायदाद की वारिस बन सके और आज़ादी से गुलछर्रे उड़ा सके। लेकिन 4 साल के लंबे इंतज़ार के बाद भी अभी तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब उससे और इंतज़ार नहीं हो रहा है क्योंकि बड़े साहब स्वाभाविक मौत नहीं मर रहे हैं।
इसलिए अब वह उनको इस ढंग से मारने का सामान कर रही है कि देखने सुनने वालों को ऐसा लगे कि वे, तुम्हारे शब्दों में, महज एक इत्तेफाक का शिकार होकर मर गए। मैडम, मैं विनयशील स्वर में बोला, अगर ऐसा कोई सिलसिला है तो मुझे उसकी खबर नहीं है। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सच बोल रहे हो तो कल रात शांता तुम्हारे क्वार्टर में क्या करने गई थी? उसको नींद नहीं आ रही थी, वह टहलती हुई उधर आ निकली थी। फिर लौटने में उसे डर लगने लगा था, इसलिए वह मुझे साथ बुला लाई थी। और अब तुम चाहोगे कि मैं इस कहानी पर विश्वास कर लूं? यह हकीकत है। सच कह रहे हो? मार्था संदिग्ध स्वर में बोली। एकदम सच कह रहा हूँ। हैरानी है, विश्वास नहीं होता। मैडम, अगर आपको ऐसा अंदेशा है कि मैं शांता मेम साहब के मोह जाल में फंसकर बड़े साहब की हत्या करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आज ही नौकरी छोड़कर चला जाता हूँ। ऐसा मत करना, मार्था जल्दी से बोली। फॉर क्राइस्ट सेक, ऐसा मत करना। मैंने उलझनपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखा। आज जिस सफाई से तुमने बड़े साहब को गिरने से बचाया है, उससे लगता है कि या तो तुम आदतन ईमानदार आदमी हो या फिर शांता मेम साहब का जादू तुम पर चला नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे विश्वास है कि बड़े साहब को तुम्हारी वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर तुम नौकरी छोड़कर चले गए और तुम्हारे बाद शांता कोई बॉस्को जैसा हरामजादा आदमी पकड़ लाई तो सर गोकुल दास का भगवान ही मालिक है। लेकिन अगर आपको इतना ही विश्वास है कि शांता सर गोकुल दास की हत्या करने या करवाने का प्रयत्न कर रही है तो आप इस बारे में कुछ करती क्यों नहीं? क्या करूं? आप पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। सबूत? सबूत कहाँ है? मार्था हाथ फैलाकर बोली। मैं अपनी बात सिद्ध कैसे कर पाऊंगी? शांता एक करोड़पति की पत्नी है। उसके मुकाबले में मेरी बात कौन मानेगा? उल्टे शांता को यह मालूम होगा कि मैं उसके बारे में कैसे विचार रखती हूँ तो वह मुझे खड़े पैर नौकरी से निकलवा देगी। आखिर वह इस घर की मालकिन है। आप अपना संदेह सर गोकुल दास पर ही क्यों नहीं प्रकट करती? जैसे उन्हें मालूम नहीं है, जैसे वे अपनी जवान बीवी की नीयत के बारे में जानते नहीं। जानते हुए भी वे कर क्या सकते हैं? वे केवल सुन सकते हैं। वे ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं और ना अपने मन के विचारों को किसी अन्य माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। अगर उन्हें मालूम भी है कि उनकी बीवी उनकी दौलत हथियाने के लिए उनकी हत्या की इसलिए साजिश कर रही है क्योंकि अब वह उनके स्वाभाविक मौत मरने का और इंतज़ार नहीं कर सकती, तो भी होने का चुपचाप इंतज़ार करते रहने के अलावा उनके पास और चारा भी क्या है? आप डॉक्टर कश्यप से बात कीजिए। मैंने एक दो बार सोचा है, लेकिन वह भी शांता से ज़्यादा प्रभावित मालूम होता है। पता नहीं वह मेरी बात मानेगा या नहीं। बाकी रह जाती है माधुरी। वह अभी बहुत छोटी है। मुझे उम्मीद नहीं है कि वह वर्तमान स्थिति की पेचीदगी को समझ पाएगी। मैं चुप हो गया। ट्रेजेडी तो यह है कि सर गोकुल दास अपनी बीवी के खिलाफ कैसा भी कोई कदम नहीं उठा सकते, चाहे वे इसके इरादों से 100% परिचित क्यों न हो। वे उसे तलाक नहीं दे सकते। वे उसे नई वसीयत लिखकर अपनी जायदाद से बेदखल नहीं कर सकते, केवल इसलिए कि वे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। मैं कुछ नहीं बोला। बोलने लायक कुछ था नहीं। मार्था की एक एक बात सच थी। परिस्थिति बड़ी विकट थी। बेटा, एकाएक मार्था भरे स्वर में बोली, अगर तुम भले आदमी हो, जैसे कि तुम मुझे सूरज से दिखाई देते हो, तो एक वादा करो। फरमाइए। मैं गंभीर स्वर में बोला, वादा करो कि तुम शांता के मोह जाल में नहीं फंसोगे। तुम उसके शरीर या उससे बाद में हासिल होने वाली दौलत के लालच में आकर कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे सर गोकुल दास का अहित होता हो। मैं वादा करता हूँ, मैं सच्चे दिल से बोला। गॉड ब्लेस यू माई सन। मार्था मेरे दोनों हाथ थामती हुई बोली। उसके नेत्रों में आंसू भर आए थे। मैंने सांत्वनापूर्ण ढंग से मार्था का हाथ थपथपाया और उठ खड़ा हुआ। मैं किचन से बाहर निकल आया। एक संभावना पर मार्था से विचार नहीं किया था। मैं चाहे अपनी मर्जी से नौकरी छोड़कर न जाऊं, लेकिन शांता तो मुझसे अपना काम न बनता देखकर मुझे किसी भी क्षण नौकरी से निकाल सकती थी। इमारत के मुख्य द्वार के समीप मेरा डॉक्टर कश्यप से सामना हो गया। मैंने एक मुस्कुराहट के साथ उसका अभिवादन किया और उसके पीछे इमारत से बाहर निकल आया। पोर्टिको में अपनी कार के समीप आकर वह ठिठका। वह मेरी ओर घूमा। कुछ क्षण वह मेरे चेहरे का निरीक्षण करता रहा और फिर बोला, क्या नाम बताया था तुमने अपना? विमल। मैं तत्परता से बोला।
आज तुमने बहुत तारीफ के काबिल काम किया है विमल। तुम्हारी सावधानी की वजह से ही आज सर गोकुलदास एक भारी दुर्घटना का शिकार होने से बच गए हैं। सर गोकुलदास तो कृतज्ञता प्रकट करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनकी ओर से मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैंने तो केवल अपना फर्ज निभाया है। मैं लेडी गोकुलदास से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश करूंगा। बहुत मेहरबानी साहब, मैं कृतज्ञ स्वर में बोला। डॉक्टर कश्यप कार की ओर मुड़ा। साहब, मैं बोला। डॉक्टर मेरी ओर घूमा। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से मेरी ओर देखा। एक बात पूछ सकता हूँ साहब? पूछो। क्या बड़े साहब कभी ठीक नहीं हो सकते? डॉक्टर कश्यप ने गहरी सांस ली और गमगीन स्वर में बोला। बड़े साहब की बीमारी का मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है बरखुरदार। पिछले 4 सालों से मैं संसार के बड़े से बड़े विशेषज्ञों से मंत्रणा कर चुका हूँ, लेकिन हर किसी ने यही जवाब दिया है कि सर गोकुलदास कभी ठीक नहीं हो सकते। अधिक से अधिक इस बात की आशा की जा सकती है कि शायद उनकी जुबान चलने लगे, शायद वे बोलने के काबिल हो जाए, और ऐसा किसी इलाज से नहीं होगा। तो फिर? मैंने उलझनपूर्ण स्वर में पूछा। एक मनोवैज्ञानिक संभावना है। अगर उनको कोई भारी सदमा पहुंचे या वे बेहद आतंकित हो उठें या घबरा जाएं, इस हद तक कि वे अपने मन की बात किसी से कहने के लिए व्याकुल हो उठे, तो हो सकता है कि उनकी वाणी लौट आए। इस संभावना का अंधेरा पक्ष भी है। यह भी हो सकता है कि जो भारी सदमा या आतंक का प्रभाव उनकी वाणी लौटा सकता है, वही उनकी जान ले बैठे। ये बातें आकस्मिक हार्ट अटैक का भी कारण बन सकती हैं, और इसलिए यह बात मैंने आज से पहले किसी को बताई नहीं है, यहाँ तक कि नर्स एलिस को भी नहीं। अब क्योंकि मैं तुमसे जिक्र कर बैठा हूँ, इसलिए मेरी राय है कि इस बारे में तुम अपनी जुबान बंद ही रखना। मैं नहीं चाहता कि कोई सर गोकुलदास के सामने जिक्र कर दे कि जो बात उनकी वाणी लौटा सकती है, वही उनके प्राण भी ले सकती है। मैं अपनी जुबान बंद रखूँगा। थैंक यू, तुम समझदार लड़के हो। डॉक्टर अपनी कार में जा बैठा। मैं चुपचाप पोर्टिको में खड़ा रहा। डॉक्टर की कार वहाँ से रवाना हो गई। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया। हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है। मैंने घूमकर देखा। शांता पता नहीं कब मेरे पीछे आ खड़ी हुई थी। आज तुमने मुझे विधवा होने से बचा लिया, वह फिर बोली। उसके स्वर में व्यंग का स्पष्ट पुट था। मैं चुप रहा। काश तुम इतने होशियार न होते। वह एक गहरी सांस लेकर बोली। आज सर गोकुलदास को अपने नरकीय जीवन से छुटकारा मिल जाता, और आपको आपकी आज़ादी और 50 लाख रुपया मिल जाता। मैं धीरे से बोला। समझदार आदमी हो, लेकिन यह समझदारी दिखाने का वक्त नहीं है। तुम्हें अपनी मालकिन से वही बातें करनी चाहिए जो तुमसे पूछी जाएं। तुम्हें अपनी राय तभी जाहिर करनी चाहिए जब तुमसे मांगी जाए। समझ गए? समझ गया मालकिन, मैं सिर नवाकर बोला। अब मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि व्हील चेयर आपने जानबूझकर ज़्यादा जोर से पीछे धकेली थी या वह केवल संयोग था। शांता के चेहरे ने कई रंग बदले। मुझे ऐसा लगा जैसे वह कोई बहुत कठोर बात कहने वाली हो, लेकिन शीघ्र ही वह शांत हो गई। डॉक्टर कश्यप से क्या बातें हो रही थी? वह बदले स्वर में बोली। मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या बड़े साहब कभी ठीक नहीं हो सकते। उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा है कि बड़े साहब जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकते। वे जिंदगी भर हाथ पांव हिलाने के लिए काबिल नहीं हो सकते। और उनकी आवाज़, क्या आवाज़ वापस लौट सकती है उनकी? नहीं, मैं भावहीन स्वर में बोला। डॉक्टर कहता है कि उनके बोल सकने की भी कोई संभावना नहीं है। शांता ने शांति की इतनी गहरी सांस ली कि वह मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी। मैं अपना सिगरेट वाला हाथ अपनी पीठ पीछे किए खड़ा था। अब भला मैं अपनी मालकिन के सामने सिगरेट पीने की गुस्ताखी कैसे कर सकता था? आज रात को मैं तुम्हारे क्वार्टर में आऊँगी, वह धीरे से बोली। जी? मैं चिढ़ूंगा। धीरे बोलो, मेरा इंतज़ार करना, सो मत जाना, और आज की मुलाकात में भला तुम्हारा ही होगा। मेरा भला होगा? हाँ, मेरा क्या भला होगा? मैं सशंक स्वर में बोला। कहीं वह मुझे अपने शरीर का लालच तो नहीं दे रही थी? तुम दोबारा जेल जाने से बचे रहोगे, वह बोली, और लंबे डग भरती हुई वापस कोठी में प्रविष्ट हो गई। मैं भौचक्का सा उसी जाता देखता रहा। जेल के जिक्र के साथ उसने दोबारा शब्द पर विशेष जोर दिया था। मैं भयभीत हो उठा। मेरे पास यह जानने का कोई साधन नहीं था कि वह ब्लफ मार रही थी
या वाकई मेरे बारे में कुछ जान गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वह बम के पलीते में आग लगा गई हो और आग धीरे धीरे उस बम की ओर बढ़ रही हो जो रात को किसी समय फटने वाला था। उसी क्षण मेरी निगाह इमारत के बाएं विंग की ओर घूम गई। किचन की खिड़की में से मार्था पोर्टिको की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर अंकित संदेह के भाव इतनी दूर से ही पढ़े जा सकते थे। मैंने सिगरेट फेंक दिया और सहमा सा अपने क्वार्टर की ओर बढ़ गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।